अंदर की खबर में बात उस टिप की करते हैं जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। दरअसल पता चला कि शाइस्ता परवीन कहां छिपी हुई थी। वो टिप जब मिली तो पुलिस चौकन्नी हो गई। उसके बाद पुलिस ने क्या किया और क्या शाइस्ता ने उसके बाद प्लान बी अपनाया है, रिपोर्ट पुलिस का। लखनऊ में लेडी डॉन, मददगार कौन कौन? कब्रिस्तान में शाइस्ता, किसने रोका रास्ता? नवाबों के गढ़ में बेगम, विस्फोटक खुलासा। बेगम बंदूकबाज यानी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी और डॉन के माफिया तंत्र की नई सरगना। शाइस्ता परवीन को लेकर विस्फोटक खुलासा हुआ है। शाइस्ता इस वक्त कहां है? उसने यूपी में नया ठिकाना कहां बनाया है? पुलिस को इसकी भनक लग चुकी है। शाइस्ता किसी भी वक्त या तो पुलिस की गिरफ्त में होगी या वो एनकाउंटर के डर से पुलिस के सामने सरेंडर कर देगी। इसके कयास लगाए जा रहे हैं। अंदर की खबर में हम आपको शाइस्ता के नए बंकर की पूरी डिटेल बताएंगे। शाइस्ता के सबसे खास गुर्गे और शार्प शूटर का खौफनाक प्लान बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि शाइस्ता के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश कैसे हुआ। कौन था जिसने शाइस्ता से गद्दारी की और अतीक एंड गैंग की पूरी परतें खोल दी? दरअसल पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने सौलत हनीफ की हेकड़ी निकल गई। हनीफ जो अतीक का सबसे बड़ा राजदार है और सारे कानूनी पचड़ों से माफिया तंत्र को बचाता है। सूत्रों की माने तो वही हनीफ पुलिस के सख्त सवालों का सामना नहीं कर पाया और सब कुछ उगल दिया। हनीफ ने शाइस्ता का नया ठिकाना बता दिया। शाइस्ता के लखनऊ में छिपे होने की खबर है। लखनऊ में कुछ लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। पुलिस को मददगारों के नाम पता चल गए हैं। जैसे ही शाइस्ता के नए ठिकाने की जानकारी मिली, योगी की पुलिस फुल एक्शन में आ गई। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और लखनऊ में जगह जगह तलाशी अभियान तेज कर दिया। एक तरफ लखनऊ में पुलिस का कड़ा पहरा है तो प्रयागराज के नैनी में पुलिस टीम ने छापेमारी की। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने शाइस्ता का नया ठिकाना बता दिया है। शाइस्ता के लखनऊ में छिपे होने की खबर आ रही है। लखनऊ में कुछ लोग शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। पुलिस को शाइस्ता के उन मददगारों का नाम पता चल गया है। अतीक के राजदार ने तो शाइस्ता का नया पता बता दिया। वहीं शाइस्ता को लेकर एक और नई अहम जानकारी हाथ लगी है। कब्रिस्तान में बुरका बेगम। असद के दोस्त अतिन जफर ने नया खुलासा किया है। अतिन की माने तो 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज में थी। शाइस्ता अतीक के अंतिम दर्शन करने चकिया आई थी। शाइस्ता परवीन के साथ शूटर साबिर भी मौजूद था। शाइस्ता और साबिर दोनों भेष बदलकर कब्रिस्तान गए थे। कड़े पहरे के चलते वो अतीक की कब्र तक नहीं पहुंच सके। असद के दोस्त अतिन जफर ने नया खुलासा किया है शाइस्ता परवीन को लेकर। दरअसल असद के दोस्त अतिन जफर ने पुलिस को यह बताया कि शाइस्ता परवीन 16 तारीख को प्रयागराज में ही थी और शूटर साबिर के साथ वो अतीक अहमद के अंतिम दर्शन करने के लिए कसारी मसारी कब्रिस्तान भी जाना चाहती थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से वो कब्रिस्तान तक नहीं पहुंच पाई। भले ही अतीक एंड गैंग के कई शूटर अब मिट्टी में दफन हो, लेकिन डॉन के गुर्गे पूरे प्रदेश में एक्टिव हैं। यही वजह है कि शाइस्ता बार बार पुलिस के हाथ से निकल जाती है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता अपनी लोकेशन बदल देती है। जब शाइस्ता 16 अप्रैल के दिन प्रयागराज में थी तो भी ऐसा ही हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि असद के दोस्त अतिन ने पुलिस को बताया कि जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता अतीक के वफादार जफरुल्लाह के खुलदाबाद स्थित घर पर ठहरी थी। लेकिन जब तक पुलिस को भनक लगती, लेडी डॉन वहां से फरार हो गई। अतिन की फरार थ्योरी पर भरोसा करना इसलिए भी जायज लगता है क्योंकि अतिन उसी जफरुल्लाह का बेटा है जिसके घर पर शाइस्ता और साबिर ठहरे थे। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जब ताबड़तोड़ फायरिंग और बमबाजी से पूरा प्रयागराज दहल उठा था। उमेश मर्डर केस को 72 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शाइस्ता अब भी पुलिस के हाथ नहीं लग पाई। लेकिन जिस तरह गुर्गों और मददगारों पर नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शाइस्ता बहुत जल्द
सलाखों के पीछे होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बेगम का प्लान कब्रिस्तान बताने वाले हैं। रिपब्लिक भारत की पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ। हमारी टीम ने जब ये पता करने की कोशिश की कि 16 मार्च को दरअसल क्या चल रहा था शाइस्ता के मन में, तो जानकारी ये मिली कि शाइस्ता अपने पति अतीक के अंतिम दर्शन करना चाहती थी, आखिरी बार दुआ पढ़ना चाहती थी और इसके लिए उसने प्लान भी तैयार कर लिया था। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये जफरुल्लाह के घर का है। जफरुल्लाह वो व्यक्ति जो अतीन का पिता है और अतीक अहमद का करीबी गुर्गा, उसके घर पर शाइस्ता परवीन ठिकाना लेती है और ये ठिकाना चकिया इलाके में ही है। यहाँ पर छिपकर वो बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि कब वो मौका आएगा जब वो अतीक को आखिरी बार देख पाएगी, आखिरी बार उसके लिए दुआ पढ़ पाएगी, क्योंकि अतीक को मौत के घाट इस बर्बरता से उतारा गया था। लेकिन शाइस्ता ये बात कर ही रही थी, शूटर साबिर उसके साथ मौजूद था, कुछ और जो महिलाएं थी उसके साथ मौजूद था। तभी एक मैसेज आता है। अगली तस्वीर में वो स्थिति साफ करें। हमने आपको बताया किस तरह से यहाँ प्लानिंग चल रही थी, लेकिन तभी गेट खुलता है और एक व्यक्ति अंदर आता है। दरअसल ये शाइस्ता का मुखबिर था जो वहां की जमीनी हालातों की जानकारी शाइस्ता को दे रहा था, पल पल की जानकारी दे रहा था, क्योंकि फोन नहीं था। फोन होता तो शाइस्ता को ट्रैक कर लिया जाता और शाइस्ता पकड़ में आ जाती। ऐसे में ये मुखबिर पहुंचता है और शाइस्ता को बताता है कि वहां मीडिया की मौजूदगी है, पुलिस की तैनाती है, ऐसे में वहां जाना नामुमकिन है और खतरा भी बहुत ज्यादा है। और तब शाइस्ता वो करती है जो अगली तस्वीर में हम आपको बताएंगे। इसके बाद शाइस्ता प्लान बदल लेती है, सूटकेस पैक कर लेती है और फिर फरार हो जाती है, अलग अलग ठिकाने बदल लेती है, क्योंकि शाइस्ता को समझ में आ गया था कि अगर वो कसारी मसारी कब्रिस्तान जाएगी तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो खतरा देखकर वहां पर भी शाइस्ता नहीं पहुंची, अतीक के अंतिम दर्शन नहीं किए। लेकिन ये चालबाज बेगम और बहुत सारी चालाकियां कर चुकी है, कई बार चकमा दे चुकी है पुलिस को। अब आपके सामने वो बताने जा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी आपको देंगे। दरअसल 19 अप्रैल का वो दिन था और ये पहली बार चकमा दे रही थी शाइस्ता। कौशाम्बी में थी, ये जानकारी मिली। 2 घंटे तक पूरे इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आंखों में धूल झोंककर फरार हो गई शाइस्ता परवीन। अगली तस्वीर आपके सामने रखते हैं, अगली तारीख आपको बताते हैं, 25 अप्रैल। जी हाँ, 25 अप्रैल को अशरफ के ससुराल पहुंची शाइस्ता, यानी जैनब जो अशरफ की बीवी थी उसके घर पहुंच गई, वहां छुपी और हटवा गांव में ये पूरा इसका प्लान था रहने का। बाकायदा पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस दबिश देने पहुंची, लेकिन बुरके को हथियार बनाकर बहुत सारी महिलाओं के साथ शाइस्ता यहां से भी बच निकली। अगली तारीख जब तीसरी बार चकमा दिया पुलिस को, 1 मई, दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम का फोन बजा। फोन जब उठाया गया तो पता चला कि एक बस में जाते हुए शाइस्ता को देखा गया है। पुलिस तुरंत पहुंची और वहां पर जब तलाशी ली गई बसों की तो शाइस्ता गायब हो चुकी थी। चौथी बार चकमा जब दिया, चौथी बार अभी 2 दिन पहले की बात है, 4 मई का वो दिन था जब कछार में शाइस्ता को लेकर टिप मिली। जब पुलिस पहुंची, गंगा के रास्ते भागने का प्लान था ये पता चला, गंगा किनारे पर छुपी हुई है ये पता चला। पुलिस ने गांव में जो आसपास के गांव थे वहां छानबीन शुरू की, लेकिन यहां भी पुलिस के हाथ फिर खाली रह गए और शाइस्ता परवीन अपनी चालाकी, अपनी चालबाजी से बच निकली। अब आपको बताते हैं, अतीक का जो वकील था हनीफ, वो बेहद करीबी था अतीक का, वो हमराज था अतीक का। और जब अतीक साबरमती जेल में गया तो उसने पूरी कोशिश की कि वो शाइस्ता का दाहिना हाथ बने। अब हनीफ पुलिस की पूछताछ का सामना कर रहा है, हनीफ बोल रहा है और राज खोल रहा है। रिपोर्टिंग। चाचा ने उगले राज, अतीक एंड कंपनी का पर्दाफाश। अतीक का वकील बोला, शाइस्ता का पता खोला। रिपब्लिक भारत पर अतीक के वकील का सबसे बड़ा कबूलनामा। डॉन अतीक अहमद का वकील सौलत हनीफ उमेश हत्याकांड में अहम किरदार बनकर उभर रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। उमेश का आरोपी सौलत हनीफ नैनी जेल में बंद है, लेकिन उसने पुलिस कस्टडी में रहते अभी तक कई ऐसे राज उगले जिन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, जिनसे पर्दा सिर्फ अतीक का वकील ही उठा सकता था। सौलत हनीफ के अतीक और उसके परिवार वालों से पारिवारिक संबंध थे। इसी कारण हनीफ ने इस बात को माना भी कि उसे उमेश हत्याकांड की पहले से जानकारी थी। मतलब हनीफ उमेश को जान से मारने के प्लान का हिस्सा था। वकील सौलत हनीफ ने अतीक के परिवार और उसके मददगारों से जुड़े कई और राज भी खोले हैं। सौलत ने अतीक एंड कंपनी की क्या क्या जानकारी पुलिस को दी है, बारीकी से हर डिटेल अंदर की खबर में आपको दिखाएंगे।
आपको बताएंगे अतीक के वकील का सबसे बड़ा कबूलनामा। अतीक अहमद और उसके परिवार का राजदार वकील खान सौलत हनीफ अब कई काले कारनामों से पर्दा उठा रहा है। पुलिस कस्टडी में उसने कई सवालों के जवाब दिए हैं और इसके बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है और अब माना जा रहा है कि पुलिस उसकी कस्टडी दोबारा से मांग सकती है। सौलत हनीफ ने अतीक के परिवार के कई मददगारों के नामों का खुलासा किया है। पुलिस को अतीक के वकील ने बताया कि फरार चल रही शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी और जैनब फातिमा की किसने मदद की। सौलत हनीफ ने पुलिस को जानकारी दी कि लेडी डॉन को फरारी के दौरान किसने पैसे देकर मदद की। सौलत हनीफ से मिली जानकारी के आधार पर अब पुलिस शाइस्ता परवीन की नए सिरे से तलाश में जुटी है। पूछताछ में वकील सौलत ने कई नाम उगले हैं जो पुलिस के लिए शाइस्ता तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों की तलाश में पुलिस की टीमें नैनी और नवाबगंज में छापेमारी कर रही हैं। वकील ने उगला बिहारी का पता। पूछताछ के दौरान अतीक के वकील सौलत हनीफ ने 5 लाख के इनामी शूटर अरमान की लोकेशन भी उगल दी है। उमेश पाल को जान से मारने वाले शूटर्स में अरमान की तस्वीर भी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखी थी। वारदात के बाद से शूटर अरमान फरार है। इसे भी अतीक ने आईफोन दे रखा था और इसका कोड वर्ड बिहारी था। सौलत से मिली जानकारी के बाद यूपी पुलिस अरमान को बिहार में तलाश रही है। यूपी पुलिस उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी पर शिकंजा कस रही है। इसलिए शूटर अरमान से लेकर पहली बन चुकी शाइस्ता परवीन की तलाश तेजी से हो रही है। इससे पहले भी सौलत हनीफ ने उमेश हत्याकांड और अतीक और असद से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। पुलिस को सौलत के घर से आईफोन भी मिला था जो माना जा रहा है कि उसे अतीक ने दिया था। आईफोन बरामद करने के बाद अब पुलिस उसकी चैट हिस्ट्री खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि सौलत की चैट हिस्ट्री से गुजरात से लेकर दिल्ली तक जुड़े तारों के राज बाहर निकलकर सामने आ जाएंगे, जिसके बाद कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ी तो धूमनगंज पुलिस एक बार फिर वकील सौलत को रिमांड पर ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा सौलत हनीफ से पूछताछ में कई खुलासे और ये जो खुलासे हुए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रयागराज के शोले, जी हाँ, ठाकुर और गब्बर की एंट्री हो गई है इस पूरे हत्याकांड के मामले में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उमेश हत्याकांड में अहम भूमिका रही है। आईफोन के जरिए जो खुलासा हो रहा है, जो फोन बरामद किए गए सौलत हनीफ से, उससे यह खुलासा हुआ है कि आईफोन की क्लाउड आईडी बनाई गई थी। अतीक का जो बेटा एजम, जो बताया जाता है बाल सुधार गृह में है, उसका नाम ठाकुर रखा गया था इस आईडी में। और उसके अलावा आईफोन पर ठाकुर नाम से इस आईडी के अलावा उमेश को गब्बर कहता था एजम, यानी जो एक एक किरदार तय किए गए थे वो भी इसी तरह से तय किए गए थे। ये बड़ा खुलासा हमने किया। लेकिन अब बताते हैं आपको कि अतीक से आखिरी सवाल किसने किया था, अतीक से आखिरी बार क्या पूछा गया था और इसके अलावा अतीक से आखिरी बार कौन मिला था। इससे भी अब पर्दा उठने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इस रिपोर्ट को देखिए और बेहतर तरीके से समझिए। डॉन अतीक अहमद के साथ वही हुआ जो उसने 4 दशकों तक बेगुनाहों और बेकसूरों के साथ किया। उसका अंत ठीक उसी तरह हुआ जैसे उमेश को पूरी साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया। सनी, लवलेश और अरुण भी ठीक वैसे ही फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ कॉलवन अस्पताल पहुंचे थे। तारीख थी 15 अप्रैल जब अतीक को भाई अशरफ के साथ मेडिकल के लिए पुलिस सुरक्षा के घेरे में लाया गया था। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि अतीक वहां गया तो अपने पैरों पर था, लेकिन वो वहां से लौटेगा तो 4 कंधों की उसे जरूरत पड़ेगी। अतीक और अशरफ को कुछ ही सेकंड्स में गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद माफिया ब्रदर्स की हत्या की जांच में तेजी लाई गई। न्यायिक आयोग की टीम ने अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़े हर पहलू पर जांच की है और सारी डिटेल्स को अब कागजों पर उतार लिया गया है। उस रोज सुबह से लेकर रात तक जो रूटीन अतीक अशरफ का फॉलो हुआ था, उसी क्रम में न्यायिक आयोग की टीम ने भी जांच की। न्यायिक आयोग की जांच क्रम नंबर 1। अतीक और अशरफ की 4 दिन की कस्टडी पुलिस को कोर्ट से मिली थी, जिसके बाद माफिया ब्रदर्स को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में रखा गया था। ऐसे में न्यायिक आयोग की टीम भी धूमनगंज थाने पहुंची, जहां टीम में शामिल सदस्यों ने थाने में जिस हवालात में अतीक और अशरफ को रखा गया था उसका जायजा लिया। क्रम नंबर 2। धूमनगंज थाने में पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम ने पुलिस स्टेशन की सुरक्षा और बाकी इंतजाम देखे, जिसके बाद टीम के सदस्यों ने माफिया ब्रदर्स को थाने से अस्पताल ले जाने की कहानी समझी।
अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पर बारीकी से नजर बनाए हुई है। उसके मन में कुछ सवाल है जिसके जवाब वो ढूंढ रही है और इन्हीं सवालों के आधार पर जांच भी कर रही है। न्यायिक जांच आयोग के सवाल नंबर 1, हत्या वाली रात यानी 15 फरवरी को अतीक अशरफ को धूमनगंज थाने के अलावा कहां ले जाया गया। सवाल नंबर 2, उस दिन और रात थाने में उनसे कौन मिलने आया। सवाल नंबर 3, अतीक अशरफ को धूमनगंज थाने में रखे जाने के दौरान आसपास कौन से पुलिसकर्मी थे। सवाल नंबर 4, धूमनगंज थाने में पूछताछ और बयान आदि किसने दर्ज किए। सवाल नंबर 5, थाने से कॉलविन अस्पताल की दूरी कितनी है और काफिले में कितनी गाड़ियां थी। सवाल नंबर 6, अस्पताल पहुंचने का वक्त क्या था, इतनी देरी से अस्पताल क्यों ले गए। इन सभी सवालों के जवाब न्यायिक जांच आयोग ने धूमनगंज थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछे और सभी जवाबों को कागज पर नोट भी कराया। न्यायिक आयोग के अधिकारी इस हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं को खंगालते नजर आए। दरअसल इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की, पुलिस की कार्रवाई के बीच, पुलिस रिमांड के बीच जब हत्या की गई उस वक्त क्या कुछ हुआ था और साथ ही तीनों शूटरों के बारे में पूरी डिटेल खंगाली। क्रम नंबर 3, धूमनगंज थाने में जांच पड़ताल के बाद न्यायिक आयोग की टीम के सदस्य कॉलविन अस्पताल के लिए निकल गए। कॉलविन अस्पताल जाने के लिए जो रास्ता चुना गया वो वही था जिससे अतीक और अशरफ को उस रोज ले जाया गया था। जिस तरह से अतीक और अशरफ को सरेआम गोलियों से भून दिया गया, उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के सुरक्षा इंतजाम सवालों के घेरे में है। सवाल उठ रहे हैं कि आरोपियों को अतीक अशरफ के कॉलविन अस्पताल आने के बारे में कैसे पता चला, चूक कहां हुई, ये जानने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चूक कहां हुई ये तलाशने की कोशिश की जा रही है और हत्याकांड की मैपिंग बकायदा हो रही है। आपके सामने तथ्यों के साथ, ग्राफिक्स के साथ पूरी जानकारी रखते हैं। कॉलविन अस्पताल में मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे जांच का जिम्मा सौंपा गया है, वो टीम पहुंचती है और 3 घंटे तक देखिए क्राइम सीन की मैपिंग की जाती है, समझने की कोशिश की जाती है कि घटना को कैसे अंजाम दिया गया। घटना की जगह के सभी कॉर्नर्स की दूरी मापी जाती है, शूटर्स और पुलिसकर्मी का जो फासला था वो समझने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कितनी दूरी पर इसके बाद, घटना के बाद शूटर्स को पकड़ा गया, हर एक चीज को माइन्यूटली देखिए ऑब्जर्व कर रही है ये टीम। न्यायिक आयोग को रिपोर्ट इसी टीम को देनी और यही वजह कि कोई भी पहलू अनछुआ ना रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है इस मैपिंग के दौरान। और अंदर की खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे तिहाड़ में पेन किलर खानी पड़ी उन हत्यारों को, क्या थी इसके पीछे की वजह। अंदर की खबर में रिपोर्ट के जरिए खुलासा करेंगे। बने